Hello students, welcome to my channel. In this video lecture we will discuss about the nucleus and its component. So let's start our topic. In this topic we will discuss about the morphology and the components of the nucleus. So let's start our topic. Introduction. The nucleus is the control center of the cell. हमारी बॉडी के जिस तरह ब्रेन सारा फंक्शन कंट्रोल करता है, इस तरह सेल का जो फंक्शन कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे सेल को चाहिए अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सेल ने ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन. न्यूक्लियस इज आल्सो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ही न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस से आता है. Morphology of the nucleus. In morphology we will discuss about the number, the size and the shape of the nucleus. Nucleus differ in their number in different type of cells, also its size and its shape. The number, main point. The number of nucleus may vary from cell to cell. Mono means one, nucleate means एक nucleus. मोनोन्यूक्लियोटिक सेल हैव वन न्यूक्लियस लाइक ब्लड सेल्स. हमारे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इनके अंदर ये मोनोन्यूक्लियोटिक सेल हैं. इन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड बाई न्यूक्लियर cells contain two nucleus like hepatocyte. Hepatocytes are liver cell and chondrocyte are the cartilage cells. Polynucleatic cells contain two or more than two cells like fungi, conocyte and animal osteoblast. Shape. Nuclei may be irregular in shape like that of the tuber cell. Nuclei की shape हमें अमूमन स्फेरिकल दिखाई जाती है, लेकिन डिफरेंट सेल्स ने जैसे अपनी शेप अकोमोडेट की होती है अपने फंक्शन के हिसाब से, इसी तरह न्यूक्लियस की शेप भी सेल शेप के अकॉर्डिंगली डिफ़र करती है. जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल डिस्कोलाइडल है, और जो न्यूक्लियाई में भी फिंगर लाइक सिल्क सेल. एंड द shape of nucleus is also related to the shape of cell as we already discussed. इसके आगे एक पिक दी हुई है वाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस की शेप. अब तीनों बल्कि 500 टाइप्स के अंदर न्यूक्लियस की शेप डिफरेंट है. सबसे पहले न्यूट्रोफिल को हम देखें. न्यूट्रोफिल इज़ मल्टी लोब्ड एंड आगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. इट इज़ पेल रेड एंड ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. आगे इसिनोफिल का बाइलोब न्यूक्लियस, ये देखें सामने दिखाया हुआ पिक में, ये वाजिया. बाइसोफिल इज आल्सो बाइलोब न्यूक्लियस दैट कैन बी सीन. मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस एंड लिम्फोसाइट हैव लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. Size of nucleus is related to the size of cytoplasm. Volume of the cell, amount of DNA present and metabolic phase of the cell and cell type. हैप्लॉइड सेल में न्यूक्लियस का साइज़ डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेल में ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होगा, और जो लार्ज सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास जिनका साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा होता है तो उनका न्यूक्लियस भी बड़ा है. और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सेल मीन्स आल्सो द सेम. एंड अमाउंट, जिसके अंदर जितना ज़्यादा क्रोमेटिक मटेरियल ज़्यादा है, अगर एक किंगडम के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल ही थोड़ा है तो उसका न्यूक्लियस का साइज़ ही थोड़ा होगा उस स्पीशी के अंदर. अब इसके आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. आगे न्यूक्लियर प्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर प्रोटीन एंड एंजाइम, इन सब की आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है. सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप एज इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर पोर्स, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली हैं उनके साथ कनेक्शन करना है. राइबोसोम के सिंथेसिस ने, राइबोसोम न्यूक्लियोलस पे बनेंगे, उन्होंने ट्रांसफ़र होकर जाना है सेल के ER के अंदर. और इसके साथ साथ आप ये देख लें कि जो मैसेंजर RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, उसने सेल न्यूक्लियस से जाना है
राइबोसोम के पास जो साइटोप्लाज्म है, ताकि उसकी ट्रांसलेशन हो सके। इसी तरह और भी बहुत सी एंजाइम्स, प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस में बन रही है, उन्होंने न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो किस रास्ते से जाएंगी, तो वो न्यूक्लियर पोर को गुजर कर फिर जाएंगी। और न्यूक्लियर पोर जो हैं, वो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज़ कनेक्टेड टू ईआर, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे ही ख़त्म होता है उसके साथ फ़ौरन ईआर की मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर पोर्स आर कनेक्टेड विथ ईआर and inner membrane encloses the nuclear content. Inner membrane encloses all the stuff which nucleus itself holds, such as यहाँ पे लिखा हुआ nuclear content contain binding site for supporting fibrous sheath of intermediate filaments called nuclear lamina. Nuclear lamina क्या है? Nuclear lamina is a protein intermediate filament meshwork which is present inside the nucleus. Nuclear lamina is in contact with nucleoplasm and chromatin. अब ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन दिखाई हुई जिससे पोरस, इसके अंदर पोर है, ये देखें, ये न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियस का कंटेंट यहाँ से साइटोप्लाज्म में बाहर जा सकता है। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर लैमिना इज अ मैशवर्क सराउंडिंग द न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियोलस दिखाया हुआ है, क्रोमेटिन मैशवर्क है। एंड पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये देखें, ये जो येलो रंग की लाइन स्पेस है, इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। Nuclear lamina. It is protein meshwork present inside the nucleus. Nuclear lamina is formed by the organization of different intermediate filaments like lamina A, B and C due to their assembly and disassembly. Lamina की classification on the basis of their assembly and disassembly है। ये lamina important है to carry out the process of mitosis and meiosis. Nuclear pores. दे सर्व एज अ, न्यूक्लियर पोर क्या है? एक गेट का काम करते हैं कि न्यूक्लियर कंटेंट ने अगर साइटोप्लाज्म में आना है तो वो न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करेंगे। अब न्यूक्लियर पोर इस बेसिकली ट्रैफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। अब न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर कंटेन 2 रिंग्स एट इट्स पेरिफेरी, यानी कि उसके बैक पे, अ लार्ज पार्टिकल डेट फॉर्म सेंटर प्लग, रेडियल स्पाइक डेट एक्सटेंड फ्रॉम प्लग टू द रिंग। जहाँ पे प्लग की स्पेलिंग जी मिसिंग है। अभी आपके सामने न्यूक्लियर पोर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये न्यूक्लियर पोर वैसे तो हमें सर्कुलर नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसकी सेम में जाकर देखें इसको, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू व्यू करें, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें अ होल इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। ये सेंटर में होल प्रेजेंट है विच सर्व एज एक्वस चैनल, यानी कि जो पोर है वो एक्वस चैनल के तौर पे एक्ट करता है, जिससे वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो ये एक्वस चैनल है जिसे हमने होल कहा हुआ है, ये इसको प्लग किया हुआ है एक लार्ज सेंट्रल ग्रैन्यूल ने विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूली मेड राइबोसोम। हमें पता है कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही है। राइबोसोम ने ट्रैवल करना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियर पोर से गुजर के जाएगा। अब जो सेंट्रल प्लग है इसमें से इसके अंदर नए बने हुए राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। अब ये देखें, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर बास्केट, न्यूक्लियर रिंग दिखाया हुआ है, सेंट्रल ट्रांसपोर्टर प्लग, यहाँ से डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल होगी। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ पोर। जिस तरह न्यूक्लियस का साइज़, न्यूक्लियस की शेप डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पे, इसी तरह नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप एंड द फंक्शन ऑफ द दैट स्पेसिफिक सेल। इन मैमल्स इट अकाउंट फॉर 5 to 15%, ये इतने प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोम में 20 to 36% होते हैं। सोमैटिक सेल में इट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह ये प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इन सम सेल देयर अरेंजमेंट में भी हेक्सागोनल और क्लस्टर्ड, ये क्लस्टर्ड भी हो सकते हैं, मतलब कि पूरी मेम्ब्रेन स्मूथ है,
एक स्पेसिफिक पॉइंट है मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। यहाँ पे आप ये भी देख लें कि जैसे एग सेल है और स्पर्म सेल्स हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर पोर्स कम होंगे क्योंकि इनका काम प्रोलिफ्रेशन या इस तरह से नहीं है आम सेल का, जैसे मसल सेल है जिसको मुसलसल कंटिन्यूस इनटेक ऑफ सिग्नल्स है एंड इट आल्सो प्रोवाइड ग्लाइकोजन एंड अदर सिंथेसिस। मेटाबॉलिक रोल जिस सेल में होगा उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एग सेल और स्पर्म सेल। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, ये आपको दिखाया हुआ है न्यूक्लियस येलो रंग में और साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है ब्लू रंग के अंदर। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरह होती है। सबसे पहले आप ये देखें कि साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल है कार्गो मॉलिक्यूल विच इज़ फॉस्फोराइलेटेड, इट इज़ connected with IMP, another molecule. This complex transfer through the plug, and after its entry into the nucleus, it is dephosphorylated. Its phosphate is transferred to another molecule. यानी यहाँ पे देखें ये GTP की फॉर्म हो गई, कार्गो पी हो गया, कार्गो पी से खाली कार्गो आ गया। कार्गो बी ने न्यूक्लियस में जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था करने के बाद अब अगर कार्गो पी ने रिमूव होना है यानी कि न्यूक्लियस को छोड़कर जाना है तो दोबारा उसके साथ फॉस्फेट आके अटैच होगा। यहाँ पे इंपोर्ट मॉलिक्यूल IMP इंपोर्ट मॉलिक्यूल सिंगुलरली मॉलिक्यूल था वो उसको अंदर लेकर आया, लेकिन अब जब इसने बाहर जाना तो एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। रैन GTP दोबारा अनदर प्रोटीन है अटैच होगी और जब ये दोबारा साइटोप्लाज्म में आएगी तो ये कार्गो पी अलहदा हो जाएगा, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा और ये रैन GTP ये अलहदा मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। अगर रैन कार्गो पी ने दोबारा न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उसको दोबारा इंपोर्ट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना पड़ेगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की जो ट्रैफिक है मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वापस आते हैं। इसमें हमारे पास आयंस आ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ट्रांसफ़र RNA, मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है। और आगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि वन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एक्टिव राइबोसोम इनटू द न्यूक्लियस। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनने के बाद यहाँ पीछे भी लिखा होता है कि सेंट्रल प्लग में एक्टिव राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूली मेड राइबोसोम होते हैं उनका फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं और न्यूक्लियर पोर का एक फंक्शन है कि वो दोबारा मतलब न्यूक्लियोलस में उसकी एक्युमुलेशन को प्रिवेंट करता है राइबोसोम की। न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ अ ग्रैनुलर सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्लाइटली एसिडोफिलिक मैट्रिक्स। ये एक मतलब जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेस न्यूक्लियोप्लाज्म की सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियस इट कंटेन, इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स भी, एसिडिक प्रोटीन भी, एंजाइम्स होते हैं, DNA पॉलीमरेज हमें पता है DNA की रेप्लिकेशन के अंदर DNA पॉलीमरेज DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएगा। हेक्सोकाइनेज का फंक्शन है कि उसने फॉस्फोराइलेशन करवानी है मॉलिक्यूल्स की। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूक्लियर लिपिड कहते हैं जिनका काम प्रोलिफ्रेशन, डिफ्रेंशिएशन एंड अपोप्टिक प्रोसेस में होता है। इट इंक्लूड फॉस्फोटाइडल कोलिन नाइट्रोजनस बेस एसोसिएटेड विद द फॉस्फोटाइडल मॉलिक्यूल। स्फिग्नोमाइलिन, इसमें क्या होता है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल डिफर होता है। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड मिनरल्स। इसके बाद है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच बिकम क्रोमोसोम्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन की आपके आगे दो टाइप है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड जूट क्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज़ अ डार्कली स्टेन्ड कंडेंस्ड रीजन ऑफ DNA हैविंग, जिसकी
हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सोन्स प्रेजेंट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सेल डिवीजन के अंदर रिवील नहीं होती. ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट आल्सो रिमेन्स कंडेंस्ड एज कम्पेयर टू यूक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन सेल डिवीजन के अंदर लाइटली स्टैंड होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है और अगले सेल में ट्रांसफ़र भी होती है. और एक और थर्ड डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेट्रोक्रोमैटिन के अंदर आरएनए कंटेंट ज़्यादा होता है और डीएनए कंटेंट कम होता है. न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर न्यूक्लियोलाई डिपेंडेंट ऑन द सिंथेटिक एक्टिविटी. जिन सेल के अंदर सिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोलाई ज़्यादा होंगे. क्योंकि सिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उस न्यूक्लियोलाई ने बनाना है राइबोसोम उस सेल को ज़्यादा चाहिए होंगे जिसका मोर एनर्जेटिक फंक्शन है बॉडी के अंदर. और न्यूक्लियोलस को हम ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली ये कहते हैं कि न्यूक्लियस इटसेल्फ एक ऑर्गेनेली, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है जो कि इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इसको हम ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहते हैं. अब सेल ऑफ स्पर्म एंड मसल्स कंटेन नो न्यूक्लियोलाई. स्पर्म सेल ने क्या काम करना था? कुछ भी नहीं. तो इसके मतलब कोई सिंथेटिक एक्टिविटी तो नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता. एंड न्यूरॉन्स हैव लार्ज साइज न्यूक्लियोलाई क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करनी है. इसके आगे है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? डीएनए, 4 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 70 टाइप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन जो कि राइबोसोम बनाने में एसोसिएटेड रहते हैं. राइबोसोमल आरएनए क्योंकि राइबोसोम is a protein RNA mixture which also has its own RNA. Ribosomal RNA is present in ribosome because present in nucleolus because nucleolus is associated with the ribosome synthesis. RNA splicing protein, phospholipids and calcium ions. Ultrastructure and function of nucleolus. Nucleolus is a site where biogenesis of ribosome subunit occur as I have already discussed. Different stages of formation of ribosomes are compiled in 3 distinct stages. अब आगे न्यूक्लियोलस के 3 कंपोनेंट्स हैं. राइबोसोम की सिंथेसिस तीनों कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट होती है, यानी कि एक कंपोनेंट एक सब यूनिट को बना रहा है, दूसरा कंपोनेंट किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और तीसरा सब यूनिट एक और काम कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिब्रिल सेंटर न्यूक्लियोलस का वो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा. ट्रांसक्रिप्शन होगी तभी तो राइबोसोमल आरएनए आगे राइबोसोम में जाएगा. डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट ये आरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है. एंड कॉर्टिकल ग्रैनुअल कंपोनेंट या ये जब राइबोसोम के सब यूनिट बन जाते हैं तो इनकी असेंबली में इन्वॉल्व होता है. ये आपके सामने न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये इसका ग्रैनुलर कंपोनेंट है, डेंस फिब्रिल कंपोनेंट एंड फिब्रिलर सेंटर. अब ये तीनों कंपोनेंट एक न्यूक्लियोलस के राइबोसोम की सिंथेसिस में मुख्तलिफ रोल अदा करते हैं. With this our topic is end. If you have any queries you can ask in comment section. Thank you.